स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे बार बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और वो हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स का मीनिंग क्या होता है। द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म मीन्स when a partners leaves the firm but the business is still continued by the remaining partner under the same name and with a new agreement among them। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि जब कोई पार्टनर्स जो है फर्म को छोड़ देता है, लेकिन जो बिजनेस है बाकी पार्टनर्स जो बच जाते हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं, और केवल जो पार्टनर्स फर्म छोड़ देता है उसे ही हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। फर्म जो है बिल्कुल बंद नहीं होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, बस एक न्यू एग्रीमेंट बन जाता है और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पार्टनर्स के बीच वो चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं हाउ कैन ए पार्टनर्स रिटायर। पार्टनर्स कब रिटायर हो जाता है? तो पार्टनर्स कब रिटायर होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब सभी पार्टनर्स यानी कि ऑल पार्टनर्स की जो है कंसेंट से, या फिर जो हमारी पार्टनरशिप डीड में जैसे लिखा होता है उसके हिसाब से, या फिर अगर है नोटिस देकर। कब? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? जहां फर्म की कोई निश्चित टाइम पीरियड या अवधि नहीं है तो रिटर्न नोटिस देकर जो है रिटायर हो सकता है पार्टनर्स। अब हम बात करते हैं कि जो रिटायरमेंट के टाइम जब कोई पार्टनर्स रिटायर होता है तो उसको कौन कौन सी अमाउंट जो है पे की जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उसकी कैपिटल्स अकाउंट में क्या क्या चीज़ क्रेडिट होंगी। क्रेडिट होने का मतलब है जिससे उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, डेबिट का मतलब कैपिटल कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होगा। कैपिटल्स का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो गुडविल में उसका हिस्सा, रिजर्व में उसका हिस्सा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसमें, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट तक अगर कोई है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी में, यानी कि जो भी अमाउंट जो है ये सारी उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और डेबिट कौन सी होंगी? कोई ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, या एक्यूमुलेटेड लॉस है, या फिर रिवैल्यूएशन का कोई लॉस है, तो ये अमाउंट हम क्या कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे। अब हम आगे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गुडविल के बारे में, कि गुडविल एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों है और क्या होती है। अब हम देख लेते हैं वाई गुडविल इज एडजस्टेड। बिकॉज द रिमेनिंग पार्टनर्स गेट द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, सो दे मस्ट कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर गिविंग अप द शेयर। जो गिव अप करता है अपना शेयर उसके लिए, इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका जो भविष्य में जो प्रॉफिट था उसका हिस्सा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने का मतलब क्या है कि वो उसका जो हिस्सा है, या मान लेते हैं अगर हमारे पास आज की डेट में 3 पार्टनर्स हैं, अगर हम लिख लेते हैं ए, बी और सी। अगर सी रिटायर हो रहा है तो क्या होगा? जो सी का ये वाला हिस्सा है इस हिस्से को कौन बांट लेगा? ए और बी। सपोज करते हैं भविष्य में इनका प्रॉफिट जो शेयरिंग है ए और बी का हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि पहले इनका हिस्सा अगर 1/3 था तो अब क्या हो जाएगा? 1.5। यानी कि इनका प्रॉफिट जो है शेयरिंग रेशो वो बढ़ जाता है। तो बढ़ने का कारण क्यों है? क्योंकि सी ने अपना हिस्सा गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है। तो जो पार्टनर जितना ज़्यादा सी का हिस्सा लेगा वो उतना ज़्यादा जो है सी को कंपनसेट करेगा, यानी कि जो पार्टनर्स को जितना हिस्सा ज़्यादा मिलेगा वो उसी हिसाब से क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। तो कंपनसेट करने का मतलब यहाँ क्या हो गया कि जो जितना ज़्यादा गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। यहाँ समझ में आ गया कि जो पार्टनर्स जितना ज़्यादा गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा किसको? रिटायरिंग पार्टनर्स को। अब हम जो नेक्स्ट हमारा है गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो गुडविल की ट्रीटमेंट हम कैसे होगी कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर्स होगा उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्रेडिट कर देंगे, और जो गेनिंग पार्टनर्स है तो उसकी पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो कंपनसेट करेंगे किसको? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको। अब आइए हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या है कि जब गुडविल जो है हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं है, या जब गुडविल नॉट शोन इन द बुक अब लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे? अब एक एग्जांपल लिया है कि मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स 3 हैं, मान लेते हैं ए, बी और सी,
और इनका जो रेशो कुछ नहीं दिया हो तो इक्वल इक्वल मान लेते हैं। अब क्या होता है, सी रिटायर होता है, सी रिटायर हो रहा है, तो सी रिटायर हो रहा है तो उस टाइम जो फर्म की गुडविल है वो 60,000 है, तो इसके अंदर सी का हिस्सा कितना होगा 1/3, 1/3 का मतलब 20,000। अब इस 20,000 को क्या होगा, कंपनसेट करेगा कौन, ए या बी, जिसने जितना ज़्यादा गेन किया है। अगर किसी पार्टनर से गेन नहीं किया तो वो कुछ कंपनसेट नहीं करेगा, अगर दूसरे ने किया है तो सारा का सारा कंपनसेट वो करेगा। यानी कि जिसने जिस पर्सन में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन किया उसी हिसाब से वो कंपनसेट करेगा। जब हमारी गुडविल अपीयर होती है बुक में, यानी कि हमें शो हो रहा है, तो हमें क्या करेंगे, क्योंकि जो गुडविल है बुक्स के अंदर वो सभी पार्टनर्स की है, तो सारे पार्टनर जो उसके ओल्ड शेयर में क्या कर देंगे, अपना विड्रा कर लेंगे। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3 पार्टनर्स हमें दिए हुए हैं, जरा देख लेते हैं कौन कौन दिए हुए हैं। रिया, कुणाल और देव, इनका रेशो क्या दिया हुआ है 5, 3 और 2 ये दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, देव रिटायर हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं ये देव जो है हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। और उससे पहले क्या होता है, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो फर्म की गुडविल ऑफ द फर्म की जो वैल्यू की है हमने 1 लाख, यानी कि 1 लाख के अंदर जो उसका हिस्सा होगा उसको हम देखेंगे। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, हमारी गुडविल अपीयर हो रही है हमारी बुक्स 60,000। मैंने क्या बताया, सबसे पहले 60,000 को क्या करेंगे, वो विड्रा कर रिटर्न ऑफ कर लेंगे। कैसे, गुडविल हमारी क्या होती है, असेट से डेबिट बैलेंस होता है, तो विड्रा करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसको क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, किसमें, ओल्ड रेशो में 5:3:2 में। तो 60,000 को 5:3:2 में बांटेंगे तो 13, 18 और 12 आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो हमारी फर्म की जो पूरी गुडविल आई हो, कितनी आई हो 1 लाख। 1 लाख में डी का, यानी कि जो देव है उसका हिस्सा कितना है 2/10, यानी कि इसका जो शेयर है वो कितना है 20,000। अब इस 20,000 को क्या करेंगे, रिया और कुणाल कंपनसेट करेंगे, किसको, देव को, किस रेशो में, जो उनका गेनिंग रेशो होगा। अब इनका गेनिंग रेशो अगर हम निकालते हैं, जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हो 3:2 और ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है, तो हमारा गेनिंग रेशो का फार्मूला अभी हमने पीछे देखा था, क्या था, गेनिंग रेशो क्या था हमारा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रिया का ही निकाल लेते हैं। रिया का न्यू रेशो कितना है 3/5 माइनस ओल्ड रेशो कितना है 5/10। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, इसको हम 15 मान लेते हैं या 20 मान लेते हैं, 20 से करेंगे 4 आ जाएगा, 12 माइनस 10 यानी कि ये हो जाएगा 2/20, या इसको 1/10 बोल सकते हैं। ऐसे ही देव के, रिया के बाद कुणाल का कर लेते हैं, तो कुणाल का मैं इधर कर लेता हूँ। कुणाल का हमें दिया हुआ 2/5 माइनस कितना है, इसका 3/10 दिया हुआ है, तो इसको भी हम 20 ले लेते हैं एलसीएम। 4 आ जाएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2/20, इसको भी 1/10 बोल सकते, यानी हाफ हाफ, यानी कि हाफ ये पे करेगा, हाफ ये पे करेगा। हाफ पे कौन, रिया और कुणाल, यानी कि 10,000 रिया देगी, 10,000 कुणाल देगी, किसको देगी, देव को। तो जो जिसको पे करेंगे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, देव की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, रिया और कुणाल की कैपिटल को हम 10,000 से डेबिट कर देंगे। तो आपने ध्यान रखना है, अगर ऑलरेडी गुडविल हमें दी हुई है बुक्स के अंदर, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, उसको रिटर्न ऑफ कर लेंगे, और उसके बाद जो गुडविल हमें दी हुई है उस गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर्स का हिस्सा है उस वैल्यू के हिसाब से उसको निकाल लेंगे, और जिस पार्टनर्स ने जितना ज़्यादा गेन किया वो रिटायरिंग पार्टनर्स को उसी हिसाब से क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ये निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, यानी कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने ध्यान रखना है कि हमारी असेट्स या लाइबिलिटीज़ जो भी हमारा किसी भी प्रकार का उसमें चेंज होता है, अगर उससे हमें प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्रेडिट में डाल देंगे, अगर नुकसान होता है तो उसको डेबिट में। जैसे असेट्स है, असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फ़ायदा है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अगर असेट्स डिक्रीज होगी तो नुकसान है तो उसको हम डेबिट साइड में डाल देंगे। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो नुकसान है तो डेबिट में डाल देंगे। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या है, फ़ायदा है, हमें पे नहीं करना पड़ेगा तो उसको हम क्रेडिट में डाल देंगे। और इससे जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उनके ओल्ड रेशो में इसको बांट देंगे। उसके बाद
नेक्स्ट जो आता है, अगर हमें कोई भी रिजर्व्स है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या होंगे, उसको बांट लेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कोई रिजर्व्स है या कोई प्रॉफिट्स है या कोई लॉस दिया हुआ है तो उस केस में भी वो बांट लेंगे। अगर रिजर्व्स है या प्रॉफिट है तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्रेडिट कर देंगे। अगर लॉस है या 50 है उससे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, तो उससे पार्टनर्स कैपिटल कम होगी तो डेबिट कर देंगे। अब पेमेंट, अगर कोई पार्टनर्स रिटायर हो तो उसको हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं, मोड्स ऑफ पेमेंट क्या होगा, हम उसको लमसम पेमेंट कर सकते हैं, उसको हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, या एनओटी मेथड से, हम देखेंगे आगे। तो आइए अब देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सेम वही चीज़ें, यानी कि वही अमाउंट जो उसकी ड्यू हो मिलेगी, लेकिन उस केस में जो एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया पार्टनर, वो तो आज की डेट नहीं है, तो उस केस में उसका जो लीगल हेयर उसको ये अमाउंट पे होगी। अब यहाँ पर एक इशू क्या क्रिएट होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हमारी जो बुक्स जो होती है 31 मार्च को क्लोज होती है, तो आप उस डेट को रिटायर हो जाए तो हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन डेथ के केस में ऐसा नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टनर की एक्सपायर हो जाता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर वो बीच में कभी भी एक्सपायर होता है, मान लेते हैं हम हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं 1/4/2024 से 31 मार्च 2025, और हमारा जो पार्टनर्स है बीच में सपोज करते हैं कि 31 दिसंबर 2025 को एक्सपायर हो जाता है, तो अब 1/4/25 टू 31/12/25 तक इस दौरान उसने फर्म के अंदर काम किया है, वो पार्टनर्स रहा है, तो इस पीरियड का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में भी उसको हम क्या करेंगे, उसका शेयर देंगे। अब ये कैसे कर सकते हैं हम, इसका तरीका ये तो या तो एक्चुअल निकाल लें हम, अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके बेस पे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था हमारा 1,20,000 था, तो इस पार्टनर्स ने 9 मंथ काम किया है तो 90,000, तो 90,000 में जो भी इसका शेयर रहा होगा, मान लो इक्वल है, 3 पार्टनर्स है तो 1/3 में 30,000 इसको शेयर मिलेगा। अगर ऐसे नहीं कर सकते, जो हमारी सेल रही होगी तो पे लास्ट ईयर जो सेल रही होगी इस पीरियड तक की, उस सेल के ऊपर जो प्रॉफिट रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में भी हिस्सा दे देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर प्रॉफिट है कब तक, टिल डेट ऑफ डेथ, तो क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा मंथ में डिवाइड करके, जैसे हमने सीखा। अगर ऐसे नहीं तो सेल बेसिस पे भी हम उसको कर सकते हैं, इसको भी हमें क्वेश्चन के थ्रू करेंगे और समझेंगे। अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकाली जाएगी, जब क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गुडविल दी हुई है बुक्स के अंदर तो उसको हम कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे, फिर नई गुडविल्स के अंदर कैसे उसको जो है हिस्सा देंगे। तो इस क्वेश्चंस को अब हम सोल्व करते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको पेपर में कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस के अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हमने सीखा था कि अगर हमें असेट्स या लायबिलिटीज़ के रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे, लॉस होता है तो हम डेबिट साइड में। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ डाल लेते हैं, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट एंट्री को देखेंगे और करते जाएंगे। जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम। ये गुडविल है, गुडविल अभी निकालेंगे रिवैल्यूएशन के बाद। अगर आप पहले निकालना चाहते हो तो पहले भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या कि सी रिटायर हो रहा है और सभी पार्टनर्स की जो है सहमति से सी रिटायर हो रहा है। और इस क्वेश्चन में हम दिसंबर में अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तो यही डेट डाली हुई है। अगर 31 मार्च होता है, यानी कि ये क्लोजिंग डेट है, तो इस डेट को ही हम बैलेंस शीट में वो मेंशन करेंगे, जैसे बैलेंस शीट एज जो है ऑन 31 दिसंबर 2007। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर फर्स्ट गुडविल है वो निकालेंगे। सेकंड में दिया हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज रेज्ड, यानी कि जो हमारे डेटर्स है उसके ऊपर जो प्रोविजन कितनी की हुई, 3000 की हमने यहाँ की हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3000 की प्रोविजन न करके यहाँ जो हमने की हुई है इसकी जगह अब हमें प्रोविजन कितनी करनी है, 4000 करनी है। यानी कि 1000 का लॉस है, लॉस है तो नुकसान है, नुकसान है तो हमने क्या बताया था, इस नुकसान को हम डाल देंगे डेबिट साइड में। यहाँ हम लिख देंगे टू प्रोविजंस फॉर
डाउटफुल डेट्स लिख देते हैं। 1000 का है तो 1000 यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है थर्ड पे, टू एप्रिसिएट लैंड बाय 50%, यानी 15% बढ़ाएंगे तो फ़ायदा है। अब लैंड कितनी है 60 का अगर 15% करेंगे यानी 9000 तो हमें फ़ायदा, तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, बाय लैंड अकाउंट कितना 9000। स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे हम, क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हमें दिया हुआ है टू डिक्रीज प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है हमारी 40,000 की, हमें डिक्रीज करनी है, वैल्यू कम करनी है। नुकसान है तो नुकसान है तो हम डाल देंगे इसको कहाँ, डेबिट साइड में लिख देते हैं हम। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना आ जाएगा ये 4000। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रिएट प्रोविजन ऑफ क्रेडिटर, 600 की प्रोविजन करनी है कि अब हमें ये पे नहीं करना पड़ेगा। फ़ायदा है, फ़ायदा तो क्या करेंगे इसको डाल देंगे हम क्रेडिट साइड में, यहाँ हम पूरा लिख देंगे प्रोविजंस ऑन क्रेडिटर कितना है 600, ये लो 600 डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट है इस सम ऑफ 5000 ऑफ बिल्स पेबल नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। हमने एक बिल्स पेबल था उसको भुगतान करने की अब जरूरत नहीं है वो क्लेम, तो हमें क्या होगा, फ़ायदा है तो फ़ायदा है तो हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। अब उसके बाद कोई है नहीं हमारा, लास्ट में दिया हुआ है कि फर्म की जो कैपिटल होगी डिसाइड किया पार्टनर 1 लाख होगी, जो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी 2:3 और एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश। तो अब हमें क्या करना है, यहीं तक है तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करते हैं तो हमारा ये टोटल निकल के आता है 14,600, इसमें से 5,000 माइनस कर देते हैं तो 9,600। तो ये हमें प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स बांट लेंगे जितने भी हैं, ए बी और सी, इसको लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया हुआ है रेशो के बारे में, तो कुछ नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ है इक्वली। अगर कुछ भी नहीं दिया तो इसको हम इक्वल मानते, तो अब इक्वली दिया हुआ तो हम इसको बांट देंगे 3,200, 3,200 और 3,200। उम्मीद है रीवैल्यूएशन तक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा गुडविल। सबसे पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल के लिए हमें दिया हुआ है 3 ईयर्स परचेज पर हमें गुडविल निकालना है। एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर का दिया हुआ, तो जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ निकाल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो जल्दी जल्दी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ईयर, यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट, तो अब हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है 2004 का 50,000 लॉस, 2004 दिया हुआ है, 2005 दिया हुआ है, 2006 दिया हुआ, 2007 दिया हुआ है। यहाँ 50,000 का लॉस है तो हम नेगेटिव में डाल दें 21, 52 और 22, तो यहाँ लिख लेते हैं 21,000। उसके बाद था 52,000 और उसके बाद था हमारा 22,000। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो जो ये हमारा निकल के आएगा ये हम देख लेते हैं 52, 24 यानी कि 45,000 हमारा ये निकलेगा। यानी 45,000 हमारा जो है क्या आया है 45,000। अब हमारा यहाँ जो है प्रॉफिट निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, हमें करना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला होता है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया ये और नंबर ऑफ ईयर कितने 4 हैं, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 45,000 को डिवाइड करते हैं, 45,000 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ये हमारा निकल के आता है 11,250। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 033 ईयर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी पूरी फर्म की गुडविल निकल के आती है 33,750। अब जो हमारी ये गुडविल निकल के आती है यहाँ हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल जो हमारी फर्म की आई है वो हम लिख लेते हैं कितना
33,750। अब इसमें सी का हिस्सा कितना है जो रिटायर हो रहा है, 1/3। 1/3 का मतलब 11,250। अब जो ये इसका हिस्सा आया है गुडविल का, ये रिटायर हो रहा है, कौन कंपनसेट करेगा? इसको कंपनसेट करेगा ए और बी, लेकिन किस में? गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो हमें निकालना होगा। गेनिंग रेशो के लिए हमें ओल्ड रेशो पता है, इक्वल है, और न्यू रेशो हमें दिया हुआ है 2:3। तो ये 2:3 जो हमें रेशो दिया हुआ है, तो इसमें हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? जो हमें दिया हुआ है न्यू रेशो 2:3 दिया हुआ है, और 2:3 के बाद हमें ओल्ड रेशो का पता ही है, ए बी सी का 1 1 और 1। हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए का और बी का अब हम निकाल लेते हैं। ए का निकालते हैं जरा। न्यू रेशो 2/5 माइनस 1/3, बी का 3/5 माइनस 1/3। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 15 आ गया। इसको करेंगे 6 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 5 यानी कि 1/15। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 15 आ जाएगा। ये भी 9 माइनस 5 यानी कि 4/15। यानी कि ए और बी 1 और 4 के रेशो में इसको क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। तो निकाल लेते हैं हम जरा, यहाँ लिख लेते हैं 11,250 को ए और बी कंपनसेट करेंगे किस में? 1 और 4 में। तो निकाल लेते हैं 11,250 का 1/5 और 11,250 का 4/5। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं जरा कैलकुलेटर से एक बार जल्दी। 11,250 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 2,250, और जो बी कंपनसेट करेगा ये आएगा हमारा 9,000 रुपीज़। तो आइए अब हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जल्दी से बना लेते हैं हम। तो आइए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो जल्दी से अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो ये हम बना लेते हैं ABC का, ABC यहाँ लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस उठा लेंगे, एज इट इज़ बाय बैलेंस। BD जो हमें दिया हुआ है 30, 30, 25, तो हम लिख लेते हैं यहाँ जल्दी से 30,000, 30,000 और 25,000। सेकंड स्टेप क्या होगा? अभी आपने ध्यान रखना है, वही प्रोसेस आपने फॉलो करना है। अब हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देंगे, लॉस है तो डेबिट में। सेकंड नंबर पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डाल देते हैं। कितना था हमारा इसमें? 3,200, तो हम डाल देते हैं, जल्दी से लिख देते हैं 3,200, 3,200, 3,200। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने क्या करना है, अब हमें देखना है गुडविल की एडजस्टमेंट। सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट में क्या हमें ओल्ड गुडविल दी हुई है। जी हाँ, 18,000 दी हुई है। तो सबसे पहले इसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। 18,000 दी हुई है, इक्वल बांट देंगे तो 666 आएगा। तो हम इसको विड्रा या राइट ऑफ बोल सकते हो आपने, राइट ऑफ हमने कर ली है। अब हमारा सेकंड पोर्शन क्या था? सी जो रिटायर हो रहा है वो अपनी गुडविल में से हिस्सा लेगा, तो उसका हमने निकाला था। कंपनसेट करेगा ए और बी किस में? जो उनका गेन था 2,250 और 9,000 में। तो अब सी ये हिस्सा मिलेगा उसको, तो कैपिटल जो है बढ़ जाएगी। तो क्रेडिट कर देंगे किससे? एज कैपिटल। ए जो देगा उसको कितना देगा? 2,250। बी कितना देगा? बी देगा उसको
9,000, तो हम लिख लेते हैं 9। अब जब ए दे और बी सी को कंपनसेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो यहाँ डेबिट कर देते हैं हम। सीज कैपिटल अकाउंट कितनी कम हो जाएगी, ए की 2,250, बी की 9,000, तो ये 9,000। यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स वगैरह हमें दिया हुआ है तो वो हम बांटेंगे। तो आइए अब हम बांट लेते हैं रिजर्व्स वगैरह अगर दिए हुए हैं तो। सबसे पहले दिया वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इसको बांट लेंगे, और फिर जनरल रिजर्व 30,000 को। ध्यान रखना है बच्चों, अगर वर्क्समैन कंपनसेशन फंड की हमें यहाँ कोई लाइबिलिटी दी होती तो उस लाइबिलिटी को छोड़कर जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जैसे 8,000 दिया हुआ है, और अगर हमें एक क्वेश्चन के अंदर दिया होता कि 2,000 की जो है लाइबिलिटी है, तो अब हम क्या करते हैं उसमें 6,000 को बांटते, ए बी सी 2,000 2,000 2,000, लेकिन यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं है तो 8,000 को ही ये बांटेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ बाय वर्क्समैन कंपनसेशन फंड 8,000 को अगर बांटेंगे तो ये हमारा आएगा 3 से डिवाइड 2,667, 2,667, यहाँ हम लिख सकते 2,067 66 सॉरी। तो अब हम यहाँ कर दिया है, उसके बाद हमारा क्या है बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है कितना रुपये 30, तो इक्वल बांट लेते हैं 111 में, यानी कि 10,000 और 10,000। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट 7th नंबर पे हमें दिया हुआ है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है ए और बी ने कि उनकी जो कैपिटल होगी न्यू फर्म के अंदर 1 लाख होगी, जो उनके न्यू रेशो 2 और 3 में होगी, यानी कि जो न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी 1 लाख होगी, और ये 1 लाख जो होगी वो 2 और 3 में, यानी कि जो उनका न्यू रेशो दिया हुआ है 2:3 में होगी। तो इसको हम बांटेंगे तो यानी कि ए की 40,000 होगी और बी की 60,000, इतनी कैपिटल इसमें होगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इनकी कैपिटल कम है तो ले आएंगे, ज़्यादा है तो उसको विड्रा कर लेंगे। सबसे पहले हम सी का देख लेते हैं, सी का ये टोटल करते हैं तो ये हमारा जल्दी से टोटल कर लेते हैं 25,000 प्लस 3,200 प्लस 2,250 प्लस 9,000 प्लस 2,666 प्लस 10,000। अब माइनस कर देंगे 6,000, तो इसको जो हम पे करेंगे, अब एक क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ तक अगर हमें बोला हुआ कैश पे कर दिया लमसम तो यहाँ हम टू कैश या बैंक करके इसको पे कर देते। अब हम टोटल करते हैं ए और बी की कैपिटल का, और जो उनका बैलेंस होना चाहिए हमें बोला गया है कितना होना चाहिए, ए का 40,000 और बी का 60,000। तो हम जल्दी से देख लेते हैं, कैश लेके आएंगे या कैश इनको देना पड़ेगा, तो जल्दी से लिख लेते हैं हम। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 30,000 प्लस 3,200 प्लस 2,667 प्लस 10,000। यहाँ का 45 आ रहा है और डेबिट साइड का ज़्यादा आएगा, तो हम माइनस कर देते हैं 6,250 माइनस 40,000, यानी कि 2,383। ये इसका कैपिटल कम है तो ये लेके आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट। तो जो यहाँ का टोटल हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 48250, यानी कि 48250 ये हमारा निकल ही गया। अब ऐसे ही बी का कर लेते हैं, यहाँ का 69 और 75,000 यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो ये कितना कैश लेके आएगा, ये दिख ही रहा है कि क्रेडिट साइड कम है। 30,000 माइनस 00 माइनस 2,667 माइनस 10,000, यानी कि ये जो कैश लेके आएगा 29,133।
375,000। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब लास्ट और फाइनल बैलेंस शीट, और सबसे पहले हम कैश बुक या कैश अकाउंट जो भी आप बोल सकते हैं बना लेते हैं। टू बैलेंस BD कैश कितना दिया हुआ है हमें, कैश हमें दिया हुआ 38,000 थी, यहाँ लिख लेते हैं 38,000 जो A लेके आया है और B लेके आया है, वो हम लिख लेते हैं 2383 29,133, 2383 और 21,000, 2383 29,133 था शायद। अब इसको टोटल कर लेते हैं जल्दी हम, ये हमारा कैलकुलेटर से जल्दी कर लेते हैं। 38,000 प्लस 2383 प्लस 29,133 69,516। यहाँ लिख सकते हैं बाय बैलेंस CD 69,516, 69,516। अब हम CD यहाँ नीचे अलग क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ बना लेते हैं हम, ये हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट। कैश हमारा आ ही गया है 69,516, और अब हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं क्या। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डेटर्स 38 में से 1,000 की एक्स्ट्रा प्रोविज़न करनी है, यानी कि सॉरी डेटर्स है 43 में से 4 माइनस कर देंगे, यानी कि 39,000 हमारे डेटर्स हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं डेटर्स 43,000 माइनस 4,000 39,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है नेक्स्ट बिल रिसीवेबल्स 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग बिल रिसीवेबल 25,000, यहाँ हम लिख देते हैं। उसके बाद हमारा था लैंड एंड बिल्डिंग, वो हमारा लिखा हुआ था 60,000 शायद, हाँ जी 60,000, और लैंड हमारी 9,000 से बढ़ गई है तो जोड़ लेते हैं। लैंड 60 में 60 यहाँ लिख सकते हो 60,000 प्लस 9,000 69,000। उसके बाद था प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमें दी हुई है 40,000 और रिड्यूस हुई है 4,000 से, तो इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 36,000 ये हमारा आ जाएगा। 36,000 यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं हम लायबिलिटी साइड में क्या है हमारा, बिल्स पेबल 20,000 में 5,000 पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 15,000, क्रेडिटर 18,000 दिए, 18 में 600 की हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों ज़रा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स दिया हुआ है 15,000, 50,000 कैसे आया, 20,000 में से 5,000 का जो बिल सबसे पहले बिल्स पेबल्स था, बिल्स पेबल्स हमें दिया हुआ था 20,000, 5,000 पे करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया 15,000। उसके बाद क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स हमारा 18,000 दिया हुआ था, जिसमें से 600 अब पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो 17,400। उसके बाद था जी इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 60,000। उसके बाद लास्ट हमारा जो दिया हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 60,000। सीज का लोन है हमारे पास, कितना है लोन 46,116 गया वो 46,116। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ए का और बी का दिया 40,000 और 60,000, ये हमारा आता है 1 लाख रुपीज़। अब हम जल्दी से टोटल कर लेते हैं, तो जो हमारा टोटल आएगा अब हम चेक कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। 15,000 प्लस 17400 प्लस 60,000
+46116 +1 लाख 238,516। असेट साइड का देख लेते हैं 69516 +39,000 +25,000 +69,000 +36,000। तो ये भी हमारा सेम ही आया है 238,516। तो हमारी बैलेंस शीट जो है मैच हो गई है। तो आपने पेपर में लिखना है एज इट इज़, जैसे बैलेंस शीट यहाँ लिखा होता है आप लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन करके। अगर ये 31/12/7 के, तो आपने पूरा लिखना है, ये आपको समझाने के लिए है केवल। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।